हे गाइस, आपने महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में तो सुना ही होगा। यह है इंडिया टुडे का आर्टिकल, महाराष्ट्र क्राइसिस, मोर एमएलएज जॉइन शिंदेस कैंप इन आसाम एज उद्धव ठाकरे लीव्स सीएम रेसिडेंस। तो महाराष्ट्र में थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है, जहां कुछ एमएलएज शिवसेना से अलग होना चाहते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एकनाथ शिंदे 30 शिवसेना एमएलएज को अपनी तरफ या अपनी साइड क्लेम कर रहे हैं। ये नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है आने वाले टाइम पे। इस वीडियो में हमारा मोटिव है ये जानना कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं और जो 10 शेड्यूल है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू लाया गया था। इट सेट्स प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो वैसे सिर्फ इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए भी ये होता है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ कवर्स 3 सिनेरियोज। पहला सिनेरियो आता है जब एक इलेक्टेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को वॉल्यूंटरीली गिव अप कर दे, मतलब कि कोई भी मेंबर जो इलेक्ट होके आया है वो खुद से ही पार्टी को छोड़ दे या फिर वो पार्टी के अगेंस्ट में वोटिंग कर दे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोटिंग हो रही है और किसी पार्टी के विप ने एडवाइस करा है कि हमें इस पार्टी के अगेंस्ट में वोट करना है, पर कोई भी मेंबर उस विप की बात को नहीं मानता, तो ऐसे केस में जो मेंबर विप की बात को नहीं मान रहा है उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। सेकंड केस आता है व्हेन अ लेजिस्लेटर हैज़ won his seat as an independent candidate joins a political party after the election। जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, और अगर वो इलेक्ट होने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तीसरे सिनेरियो की बात करें, नॉमिनेटेड एमपीज़। नॉमिनेटेड जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनके पास 6 महीने का टाइम होता है, 6 मंथ्स का टाइम होता है कोई भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर 6 मंथ्स ज्वाइन करते हैं तो उस केस में जो है उन पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है एंड दे स्टैंड टू लूज दियर सीट इन द हाउस। अब बात आती है, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ हमेशा लगेगा कि जब भी कोई मेंबर जो है एक पार्टी को छोड़ के जाना चाह रहा है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, क्या हमेशा ही एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लग सकता है या नहीं? तो ऐसा है कि जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग से बना सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज़ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पार्टी हैव टू बी इन फेवर ऑफ अ मर्जर फॉर इट टू हैव वैलिडिटी इन द आइज ऑफ द लॉ। अगर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी वो डिसाइड करते हैं कि हमको अलग होना है अपनी मेन पार्टी से और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, या हमें अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी अलग से बनानी है, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शिवसेना के पास अराउंड 56 मेंबर्स हैं। तो अगर 56 मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स उनके कहते हैं कि हाँ हमको जो है शिवसेना से अलग होना है, तो उस केस में वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में नहीं आएंगे। The decision on questions as to disqualification on the ground of defection is referred to the chairman or the speaker of such house which is subject to judicial review। अब ये डिसीजन कौन लेगा कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? इट इज़ अप टू द स्पीकर और द चेयरमैन, और ये जो स्पीकर का डिसीजन है ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जुडिशियल रिव्यू से कोई चीज़ नहीं बाहर जा सकती। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का एग्जांपल की बात करें तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही, शायद से लास्ट ईयर, इन मेघालय 12 ऑफ 17 कांग्रेस एमएलएज ज्वाइंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो 17 में से 12 गए, मतलब 2/3 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
थैंक यू।